हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीसी के ऊपर, जो रेड ब्लड सेल हैं उनके ऊपर। आज का वीडियो मुख्य रूप से ह्यूमन आरबीसी या जो मेमेलियंस की जो आरबीसी है उसके ऊपर बेस है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आरबीसी का जो केमिकल नाम है वो क्या है? इरिथ्रोसाइट। यानी आरबीसी का जो केमिकल नाम है वो क्या है? इरिथ्रोसाइट। यदि मैं बात करूं तो आरबीसी की खोज एक साइंटिस्ट थे, लीवेनहोक। इन्होंने आरबीसी की खोज इन 1674 में की थी। यानी आरबीसी की खोज लीवेनहोक ने सन 1674 में की थी। यदि आरबीसी की शेप की हम बात करते हैं तो आरबीसी की शेप राउंड होती है और बाई कॉनकेव होती है। आरबीसी की शेप क्या होगी? राउंड होगी और बाई कॉनकेव होगी। बाई कॉनकेव को हिंदी में बोलते हैं द्विव अवतल। क्या होगी? द्विव अवतल शेप होती है। अब यहां पर आप ध्यान रखना, जो ये बाई कॉनकेव जो शेप होती है इसका क्या फायदा है? देखो, बाई कॉनकेव शेप होने की वजह से जो आरबीसी का सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। इस वजह से क्या होगा बताओ? इस वजह से आरबीसी का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, मतलब बढ़े जाता है। और इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, यानी जो बाई कॉनकेव शेप है इसकी वजह से आरबीसी का सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है। यानी इसको बोल सकते हैं हम सरफेस एरिया, या हम शॉर्ट में बोल सकते हैं इंक्रीज सरफेस एरिया बढ़े जाता है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं। आपको पता है जो मेमेलियंस की जो आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। मतलब बोल सकते हैं मानव की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। अब जब ये केंद्रक नहीं पाया जाता तो इसका क्या फायदा है? यदि क्वेश्चन आ जाए कि आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित है, इसका क्या फायदा है? तो इस वजह से हीमोग्लोबिन ज्यादा पाया जाएगा। मतलब आरबीसी के साइटोप्लाज्म में एक प्रोटीन पाई जाती है, रंजक, उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ज्यादा पाया जाएगा। मतलब यदि न्यूक्लियस एब्सेंट होगा तो हीमोग्लोबिन ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा, और हीमोग्लोबिन ज्यादा मात्रा में होगा तो ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ज्यादा मात्रा में कर पाएगा। क्योंकि हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे कि हीमोग्लोबिन के क्या कार्य हैं। अभी क्वेश्चन ये आता है कि जो आरबीसी में जो न्यूक्लियस जो एब्सेंट होता है, ये न्यूक्लियस शुरुआत से एब्सेंट होता है या बाद में नष्ट होता है? तो मैंने यहां पे लिखा है कि आरबीसी का केंद्रक वृद्धि की एक प्रावस्था है जिसको बोलते हैं रेटिकुलोसाइट में नष्ट होता है। यानी शुरुआत में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, बट जैसे जैसे आरबीसी क्या करती है? अपना डेवलपमेंट करती है, तो एक अवस्था आती है, उसके विकास की एक प्रावस्था है जिसको बोलते हैं रेटिकुलोसाइट में नष्ट होता है। अब मैंने यहाँ पे अपवाद लिखा है। मैंने ऊपर बताया कि जो मेमेलियंस की जो आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बट दो मेमेलियंस हैं, एक तो ऊंट एवं एक लामा। इनकी जो आरबीसी होती है वो न्यूक्लिटेट होती है एवं ओवल होती है, मतलब केंद्रक युक्त होती है। यदि मैं बात करूं आरबीसी के फॉर्मेशन की बात करूं तो जो एम्ब्रियो होता है उसमें आरबीसी का फॉर्मेशन लीवर में होता है, और जो अडल्ट होते हैं उनमें आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मेरो में होता है, मतलब अस्थि मज्जा में होता है। यदि हम बात करें आरबीसी के कंपोजिशन की, आरबीसी के संगठन की बात करें, इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसमें 64% वाटर होता है, 20% हीमोग्लोबिन पाई जाती है और 7% लिपिड होते हैं, और 3% अदर सब्सटेंस होते हैं। ये क्या है? आरबीसी का कंपोजिशन है। मतलब 64 जल होगा, 20% हीमोग्लोबिन होगा, 7% वसा होगी और 3% अदर सब्सटेंस इसके केमिकल कंपोजिशन में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम आरबीसी के नंबरों की, कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है। तो आरबीसी की संख्या मेल और फीमेल में दोनों में अलग अलग होती है। यदि हम मेल की बात करें तो आरबीसी की संख्या 50 से 55 लाख पर क्यूब mm होती है, मतलब 50 से 55 लाख प्रति घन मिमी होती है। और यदि फीमेल की बात करें तो आरबीसी की संख्या 45 से 50 लाख पर क्यूब mm होती है। अब यदि हम बात करते हैं, ध्यान रखना मेल की तुलना में फीमेल में आरबीसी की संख्या कम होती है, क्योंकि मेन्स्ट्रुअल साइकिल की वजह से इनमें संख्या कम पाई जाती है, मासिक चक्र की वजह से। यदि अब साइज की बात करते हैं तो जो साइज इनका जो डायामीटर होता है, जो व्यास होता है वो 6.5
म्यू होते हैं, और जो इनकी मोटाई होती है, जो थिकनेस होती है, वो कितनी होगी 1.5 म्यू। अब यहाँ पे मैंने कुछ अदर जानकारी लिखी है, अदर इंफॉर्मेशन लिखी है। जो स्मॉलेस्ट आरबीसी होती है, यानी जो मेमेलियंस में सबसे छोटी आरबीसी होती है, वो मस्क डियर की होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कस्तूरी हिरण। कस्तूरी हिरण की आरबीसी सबसे छोटी होती है और उसकी साइज होती है 1.5 म्यू। यदि सबसे लार्जेस्ट आरबीसी की बात करें हम स्तनधारियों में, तो सबसे लार्जेस्ट आरबीसी एलिफेंट की होती है, यानी हाथी की होती है, और इसका जो आकार होता है वो समथिंग 9.5 म्यू होता है। और यदि वैसे हम बात करें, एनिमल किंगडम की बात करें, जंतु जगत की बात करें, तो सबसे जो लार्जेस्ट आरबीसी होती है वो एम्फीबियंस की होती है, और इनकी आरबीसी समथिंग 80 म्यू एम तक भी होती है। यानी जो प्रोटियस है उसकी आरबीसी आपको पता है कितनी होती है, 80 म्यू एम तक। यानी पूरे एनिमल किंगडम में सबसे लार्जेस्ट आरबीसी किनकी होती है, एम्फीबियंस की होती है। अब यदि हम आरबीसी के लाइफ स्पान की बात करें, यानी जीवन काल की बात करें कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल समथिंग 120 डेज होता है। कितना होगा, 120 दिन इनका जीवन काल होता है। और यहां पर आप ध्यान रखना, जो फ्रॉग होता है, आप ये थोड़ा सा अदर जानकारी बता देता हूं, जो मेंढक होता है उसके आरबीसी का जीवन काल 100 डेज होता है, मतलब 100 दिन होता है। अब जब आरबीसी मर्त हो जाती है, तो हर मर्त का क्या होता है, अपगठन होता है। तो आरबीसी मर्त होने के बाद आरबीसी का अपगठन स्प्लीन में होता है। किसमें होगा, स्प्लीन में होता है। जो अपने स्टोमक के नीचे पाई जाने वाली एक रचना है उसको बोलते हैं स्प्लीन। इसीलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि यहां पर मर्त आरबीसी का अपगठन होता है। तो मर्त आरबीसी का अपगठन कहाँ होगा, स्प्लीन में, इसलिए स्प्लीन को आरबीसी का क्या बोला जाता है, कब्रिस्तान कहा जाता है। अब हम चर्चा करते हैं इसके कलर की, कुछ अदर इसमें इंपॉर्टेंट बातें और उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। यदि हम आरबीसी के कलर की बात करें, तो जो आरबीसी का कलर होता है वो होता है रेड। क्या होगा, आरबीसी का कलर लाल होता है। ये लाल कलर किस वजह से होता है, तो देखो आरबीसी में एक लाल रंजक प्रोटीन पाई जाती है, उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिन बोला जाता है। इस हीमोग्लोबिन को ध्यान रखना रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोला जाता है, मतलब श्वसन वर्णक। क्या बोला जाएगा, इस हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक बोला जाता है, क्योंकि ये O2 का वहन करता है। अपनी बॉडी में क्या करेगा, जो ये हीमोग्लोबिन होती है वो क्या करती है, अपनी बॉडी में ऑक्सीजन का वहन करती है। मतलब ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है अपनी बॉडी में वो कौन करती है, हीमोग्लोबिन करती है। इसलिए हीमोग्लोबिन को क्या बोला जाता है, श्वसन वर्णक। ध्यान रखना, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। क्या बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। क्या बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। कहां, किसके साथ जुड़कर, ऑक्सीजन के साथ जुड़कर। और ध्यान रखना, ये उत्क्रमणीय रूप से जुड़ती है। कौन से रूप से जुड़ेगी, उत्क्रमणीय रूप से, मतलब ये दोनों दिशाओं में होगी। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेंगे, और ये वापस भी क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। आप सबको पता है, इसके बारे में विस्तार से हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहां बनती है, फेफड़ों में, और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग कहां होती है, ऊतकों में। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। जो ये हीमोग्लोबिन होता है, इसके में प्रमुख रूप से दो समूह होते हैं। एक तो होता है हिम समूह, क्या होगा, हिम समूह, और दूसरी होती है ग्लोबिन प्रोटीन। क्या होगी, ग्लोबिन प्रोटीन। यानी हीमोग्लोबिन में प्रमुख रूप से दो समूह पाए जाते हैं, एक तो हिम समूह और एक होती है ग्लोबिन प्रोटीन। ये 5% होता है और ये 95% होती है। इस हिम समूह में प्रमुख रूप से आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। और जो आयरन होता है वो हमेशा ध्यान रखना फेरस के रूप में पाया जाता है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि हीमोग्लोबिन में आयरन किस अवस्था में पाया जाता है, फेरस अवस्था में। कौन सी अवस्था में,
फेरस अवस्था में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन, इसमें फेरस के ध्यान रखना 4 अणु पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? और ये जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है जो एमिनो एसिड से निर्मित होती है। और ध्यान रखना इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है। कितनी पाई जाएगी? यानी जो ग्लोबिन प्रोटीन है इसमें मुख्य रूप से पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है। और कितनी पाई जाएंगी? 4। और इधर प्रमुख रूप से क्या पाया जाएगा? आयरन पाया जाएगा। और आयरन के कितने अणु होंगे? 4। किस अवस्था में? फेरस के रूप में। अब ये हम चर्चा करते हैं जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन होती है एक अडल्ट हीमोग्लोबिन में। किसमें? अडल्ट जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। कितने होंगी? 4। ध्यान रखना, 2 को तो बोलते हैं, 2 तो होती है अल्फा, 2 तो क्या होती है? अल्फा। और 2 होती है बीटा। यानी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, 2 तो होती है अल्फा और 2 होती है बीटा। इस जो ये अल्फा चेन होती है इसमें ध्यान रखना 141 एमिनो एसिड होते हैं। और जो बीटा चेन होती है इसमें 146 एमिनो एसिड होते हैं। क्योंकि आपको पता है पॉलीपेप्टाइड चेन किससे बनती है? एमिनो एसिड्स के जुड़ने में। तो इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 तो अल्फा और 2 बीटा। अल्फा में कितने एमिनो एसिड है? 141। और बीटा में कितने हैं? 146 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। अब चर्चा करते हैं हम कि एक स्वस्थ व्यक्ति में हीमोग्लोबिन कितना होता है। देखो, एक स्वस्थ व्यक्ति में, अडल्ट में जो हीमोग्लोबिन होता है वो होता है 15 ग्राम पर DL, या इसको हम बोल सकते हैं 15 ग्राम पर 100 ml ब्लड। 15 ग्राम पर 100 ml ब्लड, ये एक स्वस्थ व्यक्ति में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन का मापांक है। यदि ये हीमोग्लोबिन किसी भी व्यक्ति में, चाहे महिला हो चाहे ये पुरुष हो, उसमें यदि 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाता है, 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाता है, तो उस अवस्था में एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलेंगे? एनीमिया। छोटे लेवल में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर में कौन सी डिजीज होती है? एनीमिया। या हम बोल सकते हैं कि आयरन की वजह से कौन सी डिजीज होती है? एनीमिया। इस एनीमिया की प्रॉब्लम अपने हिंदुस्तान में महिलाओं में ज़्यादा होती है। जो ग्रामीण जो महिलाएं होती हैं, 60% जो महिलाएं हैं वो एनीमिया की क्या होती हैं? शिकार होती हैं। इस देखो, एनीमिया होता है तो क्या बॉडी में सिम्टम होंगे? देखो, एनीमिया किसकी वजह से होगा? शरीर में हीमोग्लोबिन की वजह से। यानी शरीर में आयरन की सप्लाई क्या हो जाएगी? जो अपनी डाइट में आयरन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आयरन कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा। हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो उस अवस्था में क्या होगा? एनीमिया। एनीमिया होगा तो आपको पता है क्या होगा? O2 का परिवहन नहीं होगा अपनी बॉडी में, और O2 का परिवहन नहीं होगा तो थकान होगी। अब हम आरबीसी के बारे में कुछ अदर जानकारियां प्राप्त करते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर एक टर्म लिखी है, इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस किसे कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। यानी आरबीसी निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस बोला जाता है। नीचे मैंने लिखा है हीमोसाइटोमीटर। देखो, हीमोसाइटोमीटर किसे कहते हैं? आरबीसी गणना यंत्र। यानी वह यंत्र जो आरबीसी की गणना करता है उसको क्या बोलते हैं? हीमोसाइटोमीटर कहा जाता है। एक नीचे दूसरे यंत्र का मैंने नाम लिखा है हीमोग्लोबिनोमीटर। मतलब वह यंत्र जो हीमोग्लोबिन की गणना करता है। अपनी बॉडी में हीमोग्लोबिन की गणना किसके द्वारा की जाती है? हीमोग्लोबिनोमीटर के द्वारा की जाती है। अब मैंने नीचे बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है, मैंने लिखा है हीमोलाइसिस। देखो, हीमोलाइसिस क्या है? यदि ब्लड में वाटर मिला दिया जाए, क्या मिला दिया जाए? यानी जो भी आरबीसी है या अपना ब्लड है उसमें क्या मिला दिया जाए? वाटर मिला दिया जाए। या हम बोल सकते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मिला दिया जाए। ब्लड क्या एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, मिला दिया जाए तो क्या होगा? आरबीसी के अंदर वाटर चला जाएगा। वाटर जाने से क्या होगा? आरबीसी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और आरबीसी का वॉल्यूम बढ़ जाने से आरबीसी क्या हो जाएगी? फट जाएगी। यानी हमेशा ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन आ जाए कि यदि आरबीसी को डिस्टिल वाटर में रख दिया जाए तो क्या होगा? डिस्टिल वाटर में रखने से आरबीसी के अंदर क्या होगा? जल अंदर जाएगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होने से आरबीसी क्या हो जाएगी? फट जाएगी। अब मैंने नीचे लिखा है यदि
अपने ब्लड को या आरबीसी को 8% NaCl, जो NaCl का सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मिला दिया जाए तो क्या होगा, जल क्या होगा, बाहर आ जाएगा। और जल के बाहर आने से आरबीसी क्या हो जाएगी, सलत हो जाएगी, या आरबीसी क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी। कहने का मतलब अपनी भाषा में बोलो तो क्या बोलोगे उसको, पिचक जाएगी या आरबीसी सलत हो जाएगी। यदि क्वेश्चन आ जाए कि यदि आरबीसी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो क्या होगा, जल बाहर आएगा, और जल बाहर आने से आरबीसी क्या हो जाएगी, सलत हो जाएगी, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। यदि अपने ब्लड को 0.7% सलाइन सॉल्यूशन के साथ मिलाया जाए तो ये क्या होगा, उसके साथ आइसोटोनिक होगा, मतलब समप्रासरणी होगा। मैंने लिखा है 0.7% सलाइन इज आइसोटोनिक विथ ब्लड, मतलब जो 0.7% सलाइन सॉल्यूशन होता है वो ब्लड के साथ क्या होता है, आइसोटोनिक। यदि हम इन हिंदी में इनको बोलेंगे तो अल्पप्रासरणी, अतिप्रासरणी और समप्रासरणी ये होते हैं। और देखो सलाइन सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जल और NaCl के सॉल्यूशन को सलाइन सॉल्यूशन बोला जाता है। यानी वाटर के साथ हम सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन यदि मिलाएं तो उसको क्या बोला जाएगा, सलाइन सॉल्यूशन बोला जाता है। अब इधर देखिए, यहां पे मैंने एक हार्मोन लिखा है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो किडनी सेल्स के द्वारा सिक्रेट होता है। किसके द्वारा सिक्रेट होगा, जो अपनी किडनी सेल्स हैं उनके द्वारा सिक्रेट होता है। देखो ये क्या कार्य करता है, बोन मेरो को आरबीसी फॉर्मेशन के लिए प्रेरित करता है। यानी जो अपना अस्थि मज्जा है उसको क्या करेगा, आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए क्या करेगा, प्रेरित करता है। कौन, इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो किडनी सेल्स के द्वारा सिक्रेट होता है। अब मैंने एक और यहां पे नीचे टब लिखे रोइलेक्स फॉर्मेशन। रोइलेक्स फॉर्मेशन, देखो रोइलेक्स फॉर्मेशन क्या है, आरबीसी का, किसका, आरबीसी का आपस में बाइकॉनकेव सतह से चिपक जाना, चिपक जाना क्या कहलाएगा, रोइलेक्स फॉर्मेशन। यानी जो आरबीसी, आपको पता है मैंने पहले शुरू में बताया कि आरबीसी क्या होती है, बाइकॉनकेव। तो उस बाइकॉनकेव सतह से आरबीसी का आपस में क्या हो जाना, चिपक जाना, और चिपक कर सिक्कों की ढेरी के समान रचना बना लेती है। सिक्कों की ढेरी के समान रचना बना लेती है, उसको क्या बोलते हैं, रोइलेक्स फॉर्मेशन कहा जाता है। अब हम चर्चा करते हैं जो आरबीसी से संबंधित कुछ डिजीज है उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहली डिजीज है पॉलीसाइथीमिया। देखो पॉलीसाइथीमिया क्या है, आरबीसी का असामान्य रूप से बढ़ जाना, मतलब जो अबनॉर्मल रूप से आरबीसी का बढ़ जाना, आरबीसी के जो नंबर है उनका बढ़ जाना क्या कहलाएगा, पॉलीसाइथीमिया कहलाता है। एक मैंने नीचे लिखा है थैलीसीमिया। देखो थैलीसीमिया क्या है, डिफेक्ट इन सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में डिफेक्ट आ जाना, या मतलब इसका संश्लेषण अच्छी तरह से नहीं होना, क्या कहलाएगा, थैलीसीमिया कहलाता है। एक मैंने नीचे लिखा है सिकिल सेल एनीमिया। देखो सिकिल सेल एनीमिया आप जेनेटिक्स में हम पढ़ते भी है, ये एक जेनेटिक रोग है। ये क्या है, जेनेटिक रोग है, और ये पॉइंट म्यूटेशन का, यानी जो बिंदु उत्परिवर्तन है उसका एक अच्छा उदाहरण है। जो म्यूटेशन में हम सिकल सेल एनीमिया के बारे में चर्चा करते हैं, तो देखो सिकल सेल एनीमिया क्या है, ये हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में आपको पता है परिवर्तन आ जाता है। यानी जो हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है उसमें परिवर्तन आ जाने की वजह से कौन सा रोग होता है, सिकल सेल एनीमिया, जिससे आरबीसी क्या हो जाती है, अशियाकार हो जाती है। आपको उसमें और विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे हम जेनेटिक्स में। आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जो आपको पता है जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन है उसमें 6 पोजीशन में ग्लूटेमिक एसिड की जगह, ग्लूटेमिक जो एसिड है उसकी जगह कौन आ जाता है, वेलिन, उसकी जगह वेलिन आ जाता है। तब कौन सा रोग होता है, सिकल सेल एनीमिया। मुख्यतः मैंने 3 डिजीज लिखी है, पॉलीसाइथीमिया आरबीसी का असामान्य रूप से बढ़ जाना, थैलीसीमिया डिफेक्ट इन सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, और सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक रोग है जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में परिवर्तन आने से होता है। उसमें क्या हो जाता है आपको पता है, ग्लूटेमिक एसिड की जगह कौन आ जाता है, वेलिन आ जाता है। आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आरबीसी की तरह डब्ल्यूबीसी के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम निरंतर वीडियोज
आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।